केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर एंड दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको पता है देयर आर 6 ग्रुप्स एंड आउट ऑफ दीज 6 ग्रुप्स आप लोग पढ़कर आते हो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। ठीक है, बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस। ये दोनों ग्रुप आप लोग +1 में पढ़ते हो, राइट। और +2 के अंदर हम स्टडी करेंगे निकोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस, फ्लोरीन फैमिली एंड नोबल गैसेस, राइट। और इसके अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके बारे में हम बात करेंगे और उनके कंपाउंड्स की नेचर के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो एक स्पेशल थिंग है दैट इज इट इंक्लूड मेटल्स, non-metals and metalloids, right? अब देखो S ब्लॉक है, S ब्लॉक के अंदर देयर आर प्योरली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बट इन केस ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स यू विल गेट हियर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली। सभी फैमिलीज का ट्रेंड एक जैसा ही रहेगा। बिगनिंग हमारी होगी अकरेंस के साथ, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सो नाइट्रोजन फैमिली, इसके मेंबर्स कौन कौन है? इट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद है हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। These are the family members of nitrogen और इनको हम collectively बोलते हैं निकोजेंस, right? निकोजन का मतलब it has been derived from a word which means suffocating। तो इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं they are suffocating in nature, जो हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर निकोजेंस, ओके। अब हम अकरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, ओके। आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर 78% बाय वॉल्यूम इट इज नाइट्रोजन, रेस्ट ऑफ अदर गैसेस, एंड नाइट्रोजन इज 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से नोट करते जाइएगा सब लोग साथ साथ में। अर्थ क्रस्ट के अंदर इट इज 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, राइट। और एटमॉस्फेयर के अंदर कॉम्पोजिशन आप जानते हैं। और अर्थ की क्रस्ट के अंदर हाउ इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। और उन नाइट्रेट्स में से मेन कौन कौन है? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिले सॉल्ट पेट्रे and potassium nitrate is niter, it is called simply niter or Indian salt petre, ठीक है। जैसा मैं आपको क्लास में बताती हूं, जो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं 1 मार्क क्वेश्चन वाली, तो आपकी कॉपी के ऊपर जगह होती है ना, हाशिया जिसको बोलते हैं, वहां ऐसे करके लिख लेते हैं KNO3 क्या है एंड NaNO3 को क्या बोलते हैं, चिले सॉल्ट पेट्रे एंड इंडियन सॉल्ट पेट्रे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस तरीके से टॉप पे लिख लेते हैं, ओके। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर सारे के सारा लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, एवरीथिंग, राइट। बायोस्फीयर जिसमें हम लाइफ की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोस्फीयर के अंदर बायोलॉजी, लिविंग सिस्टम, उनके बीच में नाइट्रोजन कैसे एक्सचेंज होती है, दैट प्रोसेस इज नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। प्लांट्स गल सड़ जाते हैं,
जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल एंड इन अर्थ्स क्रस्ट. बहुत से तरीके हैं उसको फिक्स करने के, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल. ये साइकिल चला रहता है. ओके. अब नेक्स्ट एलिमेंट इज फास्फोरस. Now phosphorus, it is the 11th most abundant element in crustal rocks. Means अर्थ की क्रस्ट के अंदर. It is very reactive. Occur in combined state. Reactive है इसलिए combined state में ये इसकी अक्रेंस है नेचर के अंदर. नाइट्रोजन की तरह फ्री स्टेट में ये नहीं रहता. ओके. अब अर्थ की क्रस्ट के अंदर फास्फोरस हमें किस फॉर्म में मिलेगा? जितने भी फास्फोरस के मिनरल्स हैं दे आर ऑर्थोफॉस्फेट्स. और ऑर्थोफॉस्फेट्स के अंदर जो मेन मिनरल है दैट इज एपेटाइट्स. एपेटाइट्स, दीज आर द मेन मिनरल्स. और उनका फॉर्मूला 3Ca3PO4. कैल्शियम फॉस्फेट 3 पार्ट्स along with CaX2. और X जो है इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और समटाइम्स OH. हाइड्रोक्साइड आयन भी हो सकता है. राइट. ओके. फास्फोरस और कहां पे है? आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस. 60% बोन्स एंड टीथ दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. तो उसमें कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है. देन आप में से जो बायो के स्टूडेंट है वो अच्छे से इन टर्म्स को जानते होंगे, लेकिन 10th तक आप लोगों ने सभी ने साइंस पढ़ी है एंड यू नो द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी. जब हम बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट एटीपीज. इतने एटीपीज कंज्यूम हुए. जैसे मैं बात करूं, अगर हम 1 मोल ग्लूकोज को बर्न करते हैं, 1 मोल ग्लूकोज को बर्न करते हैं, देन 36 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड. 36 ATPs of energy are produced. Actually वो 38 होती हैं, लेकिन during the process of glycolysis जो भी ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी यूज होती है उसमें से 2 ATPs आर कंज्यूम्ड और 38 ATPs आर रिलीज. तो नेट हमारे पास आ जाता है 36 ATPs. राइट. नाउ व्हाट इज ATP? अब ये हमारी बॉडी के अंदर एक तो बोन्स में है, ठीक है, हमारे टीथ में है. इसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डीएनए. न्यूक्लिक एसिड के अंदर है एंड ऑल्सो एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी इट इज AMP. AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट. ठीक है. तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं. A के साथ सिर्फ एक P लगा है. Then ADP, it is adenosine diphosphate. तो इसको हम ऐसे करके इसको हम 2 लगा देते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड. एंड ATP ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको आप इस तरीके से 3 P लगा देते हो. राइट. तो अगर एक P हट जाता है एनर्जी रिलीज होती है, ये बन जाता है ADP. इसका एक P और हट जाता है, ये बन जाता है AMP. तो इट वॉज मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ATP, ADP एंड AMP. ठीक है. इसके अलावा एग में फास्फोरस होता है, मिल्क में फास्फोरस होता है. ठीक है. देन अब हमारे पास बचे इसके 3 मेंबर, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. इनकी अबंडेंस इतनी ज्यादा नहीं है. अगर आपको प्रीवियस चैप्टर के रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाला वीडियो याद हो तो उसमें हम एक बात करते थे कि ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, ड्यूरिंग रोस्टिंग, स्पेशली ड्यूरिंग रोस्टिंग जितने भी इंप्योरिटीज हैं, वोलाटाइल इंप्योरिटीज, दे एस्केप एज वोलाटाइल ऑक्साइड्स. और उसमें स्पेशली हम किसका लिखते थे? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो ये एक्चुअली दीज आर obtained by roasting as by product. डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बहुत कम अबंडेंस है, बट these are received, these are observed, collected as a by product. क्योंकि हम तो
रोस्टिंग कर रहे हैं आयरन की, हम तो रोस्टिंग कर रहे हैं किसी और कंपाउंड की, एल्यूमिनियम की, किसी और कंपाउंड की, लेकिन ये सारी चीजें दे आर बीइंग रिसीव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हमें आर्सेनिक मिलता है, सल्फर SO2 निकल जाता है, देन ये भी वोलेटाइल ऑक्साइड बनकर आ जाता है हमारे पास। तो ये थी एक हल्की सी इंट्रोडक्शन इनकी अक्रंस के बारे में। अब हम इसकी जो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं इनका पहले हम लिख लेते हैं, देयर इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7, 15, देन arsenic is 33, 51 and 83। ठीक है, 8, 18, 18, 32, राइट। इसमें क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं 2 वाला कॉलम निकल गया। ठीक है, सेकेंड पीरियड है 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो नाइट्रोजन इस तरीके से, आप इसका एटॉमिक नंबर आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसी तरीके से ये था हमारे पास सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, मैंने इसलिए बोला थर्ड पीरियड तक गए तो 8 का जंप, फोर्थ में चले गए तो 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 का जंप, फिफ्थ में चले गए तो 10 डी प्लस हमारे पास जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, फिफ्थ है तो ये आ गया 18, और यहां पे सिक्स्थ क्योंकि N आएगा 4F तो यहां पे आ गए 32, 3D, 4D और उसके बाद में 32, राइट। तो 8, 18, 18, 32 करके आप इनके एटॉमिक नंबर्स लिख सकते हैं। तो फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास आएगा 4s2, 4p3, फिफ्थ के अंदर आएगा 5s2, 5p3 और सिक्स्थ के अंदर आएगा 6s2, 6p3। तो आप देख सकते हो हमारे पास जर्नल कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज NS2 NP3, दिस इज NS2 NP3। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर these elements are having 5 electrons, तो it is having 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ही हम p ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं आपको पता है कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड उसके बाद हैलोजेंस। ठीक है, नियोन। ओके, तो यहां पे बोरोन इज NS2 NP1, it is NS2 NP2 and this is NS2 NP3। ठीक है, सेकेंड पीरियड के अंदर हाइड्रोजन के नीचे नियोन आ जाएगी। ओके ओके, अब इस तरीके से ये रही इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की NS2 NP3। ओके, अब अगर इनकी मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को आप देखें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दीज आर नॉन मेटल्स, टिपिकल नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी they show certain properties of metals and certain properties of non-metal, तो इनको हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स। एंड यस, बिस्मथ इट इज प्योरली मेटल। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, मेटल इन नाइट्रोजन फैमिली कौन है? बिस्मथ।
बिस्मथ इज द ओनली मेटल इन दिस फैमिली। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे हम। ओके, एटॉमिक रेडियाई, सेकेंड प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। एटम का रेडियस क्या है एंड आयोनिक। ठीक है, अब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं, ये रही सेकेंड शेल 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3, electron is being added to the same shell, but at the same time proton is also added. ठीक है, electron enters in the same shell, but nuclear charge also increases. Therefore, hold of nucleus on outermost electrons increases and size decreases. ये चीज आप +1 में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? इसके बिल्कुल एडजेसेंट नेबर के साथ। तो कार्बन के कंपैरिजन में इनके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर स्मॉलर एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली के साथ ये समझ आ गया ना सबको क्यों साइज स्मॉल होता है। कार्बन फैमिली के कंपैरेटिव एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली। और क्यों स्मॉल होता है वो आपने लिख लिया, क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो ग्रुप 14 के कंपैरेटिव इनके साइजेस जो है दे आर स्मॉल, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई। डन। ओके, next is ionization enthalpy, and you know ionization enthalpy has direct relation with size. Ionization enthalpy, well, up group 14 and group 15, group 14 NS2 NP2 NS2 NP3। देखो एक तो साइज स्मॉल हो गया, साइज ऑफ ग्रुप 15 इज स्मॉलर राइट अलोंग द पीरियड। उसके अलावा अब देखो कॉन्फ़िगरेशन है P2, कॉन्फ़िगरेशन है P3 राइट। तो दिस इज फुल्ली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, symmetrical, therefore stable, right? इधर unsymmetrical, ठीक है, symmetrical है, stable है, therefore ionization enthalpy is high, और इधर ionization enthalpy is low. Along with size, ये भी एक फैक्टर है क्योंकि इसकी symmetrical and stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन फैमिली की। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कार्बन और नाइट्रोजन का आ जाएगा कि कार्बन और नाइट्रोजन, तब आप क्या लिखोगे 2p, दिस इज 2p2, दिस इज 2p3। तब आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन जर्नल नहीं लिखोगे, आप उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है आप उसके हिसाब से उसको लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, हम जनरल बात करें, ionization enthalpy of group 15 elements is higher than respective members of
ग्रुप 14। रीजन सबको समझ में आ गया। अब एक लाइन में अगर आपने आंसर लिखना हो तो आप इसको बता सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी which we have to discuss, it is electronegativity. ठीक है, this is fourth one, electronegativity. well, अब मैं ये मानकर चल रही हूं कि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। कुछ एक स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ मिक्स कर देते हैं और मुसीबत आ गई। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आ गई। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम तब डिपिक्ट करते हैं जब दो एलिमेंट अलग अलग हों, हेटेरोन्यूक्लियर हों। इट इज कंपैरेटिव वैल्यू, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself in a bond, that is called electronegativity. And due to electronegativity, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके नजदीक है, it will acquire partial negative charge and same equal quantity of positive charge will appear on the other atom and it becomes polar. Electronegativity is the main reason for polarity in bonds. कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आती है। बट इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, दूसरी साइड ये कोई एटम है, लेट इट बी क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम और ये बन गया क्लोराइड, ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो जो एनर्जी बाहर निकली, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसके लिए उसकी न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा होना बहुत जरूरी है और प्रॉपर उसके पास शेल का साइज भी होना चाहिए सो दैट उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है +1 का, इसका वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्ट साइज पे डिपेंड करती है। जिसका साइज जितना स्मॉल होगा, उसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इधर को जाते हुए साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। एक्चुअली ये पीरियड नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बनाया इसको, ठीक है, दिस इज अलोंग द पीरियड। तो ये साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। अब मैक्सिमम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल बी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और आपको पता होना चाहिए फॉन, these are the 3 most electronegative elements of periodic table. Number 1 is fluorine, followed by oxygen, and at number 3 it is nitrogen, right? So electronegativity decreases down the group due to increase in size. देखो, इन चैप्टर्स में से डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई फॉर्मूला पूछ ले या कोई एक लाइन का रीजन पूछेंगे। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस यहां से नहीं आते हैं, तो एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते जाएंगे, राइट। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी विच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर, तो मैंने पहले भी आपको बताया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये दोनों ही टिपिकल नॉन मेटल्स। दीज आर मेटेलॉइड्स
and it is pure metal. Means down the group metallic character increases. डाउन द ग्रुप जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. ठीक है, तो ये दोनों ही क्योंकि नॉन मेटल्स हैं, बोथ आर नॉन मेटल्स, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ओके, अब देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन कंडक्टर, पुअर भी नहीं बोल रही हूं मैं, दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ये है मेटलॉइड्स. कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की. तो दीज आर पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ व्हाट अबाउट बिस्मथ? इट इज अ प्योर मेटल. तो ये हो जाएगी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर इन दोनों को भी मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहूं तो इसमें से जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक इज पुअर कंडक्टर, बिस्मथ इट इज गुड कंडक्टर, और बिस्मथ को मैं बोलूंगी वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है, ये दोनों ही पुअर कंडक्टर्स हैं, लेकिन नीचे को जाते हुए इसका मेटालिक कैरेक्टर आर्सेनिक से ज्यादा है. नो डाउट दोनों में ही मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स हैं, बट एंटीमनी इज नियर टू बिस्मथ, तो इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए मैं इसको कहूंगी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर दोनों में कंपैरिजन आ जाता आउट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी विच इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल बी एंटीमनी. ठीक है, तो ये था मेटालिक नेचर. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, नाउ इट माइट बी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अब हमारे पास टोटल 4 मेंबर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. नाइट्रोजन आपको पता है एज अ गैस नेचर में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है और उसके बाद एंटीमनी टू बिस्मथ डिक्रीज करता है. इसका भी रीजन मैं बताती हूं, ये डिक्रीज करता है. इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट तो जस्ट फ्यूजन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आप देखिए, देखो बॉइलिंग से पहले उसको मेल्ट करना है. कोई चीज सॉलिड है, पहले वो मेल्ट करेगी, लिक्विड बनेगी, फिर उस लिक्विड को हम हीट करते जाएंगे जब तक उसका इंटरनल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता, देन बॉइलिंग विल स्टार्ट. और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. इसलिए दोनों में वेरिएशन होती है, ऑलमोस्ट होती है. ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंटीमनी से बिस्मथ तक कम क्यों हुआ? किसी का मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 5, फास्फोरस 5, आर्सेनिक 5. लेकिन एंटीमनी से जब हम बिस्मथ तक पहुंचते हैं, मैं यहां बताती हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth. This is second period, this is third, fourth, fifth and sixth.
पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, दिस इज 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3. ओके, जब हम फोर्थ पीरियड में आए, देयर आर प्रेजेंट 3d10 इलेक्ट्रॉन्स. जब हम फिफ्थ के अंदर आए, देयर आर प्रेजेंट 3d10 4d10. टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो पुअर शील्डिंग कर रहे हैं. आपको पता है डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है. अब जब हम सिक्स्थ पीरियड में पहुंचे, देयर आर प्रेजेंट 3d10 4d10 5d10 बट ऑल्सो 4f14. तो आप देखिए यहां जब हम कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो शील्ड ही नहीं करते. जब शील्ड नहीं करेंगे, इट मींस इसमें भी देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जो शील्डिंग नहीं कर रहे हैं. शील्ड नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ गया. इट विल इंक्रीज और उसका होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगा. मतलब इसके अंदर +20 तो है, लेकिन ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे शील्डिंग के अंदर. ठीक है, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा होगा एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट वाले. सेम इसमें तो और ज्यादा होगा. ओके, अब क्या हुआ, आपको पता है पेनिट्रेशन इफेक्ट. एस सबशेल इज नियरर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी. पी जो है वो डी से ज्यादा, डी जो है वो एफ से ज्यादा. हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहना चाहिए. अब देखो 5s 5p, तो आउट ऑफ 5s एंड 5p, 5s इज नियर टू द न्यूक्लियस. आउट ऑफ 6s एंड 6p, 6s इज नियर टू द न्यूक्लियस. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5s और 6s के अंदर प्रेजेंट है, ये खुद को ऐसे महसूस करता है एज इफ दे हैव एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुकी है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ टाइटली खींच के रख रहा है. लेकिन आउटर वालों की भी दो कैटेगरीज हैं, एक s में है और एक p में है. अब s जो है दैट इज नियर टू द न्यूक्लियस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर इन ns बिहेव्स लाइक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. बिल्कुल स्टेबल कॉन्फिगरेशन की तरह वो बिहेव करता है एंड शोज रिलक्टेंस. रिलक्टेंस मीन्स वो मना कर देता है, मुझे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, आई एम फीलिंग टू मच स्टेबल. ऐसे बातें तो नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स वैसे. ठीक है, इट शोज रिलक्टेंस, इट डजंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिकम इनर्ट. इनको कोई लेना देना नहीं है कौन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, कौन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है. दे शो रिलक्टेंस, साधु बन जाते हैं. ठीक है, दे रिमेन इनर्ट और इस पेयर को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर. और जिसकी वजह से अब यहां पे बात आएगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एंटीमनी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए. इट इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स 5 बॉन्ड्स 5 बॉन्ड्स. लेकिन ये बनाता है +3, ये बनाता है सिर्फ 3 बॉन्ड्स, ये भी बनाता है सिर्फ 3 बॉन्ड्स. तो जब बॉन्ड्स कम बन रहे हैं, जितनी बॉन्डिंग कम, ओवरलैपिंग कम, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी तो कम होगी ना. इसलिए इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड का एक्सटेंट कम हो गया. इनमें 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसमें कितने आ रहे हैं 3. दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, क्योंकि इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप दैट डिक्रीजेस. क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट इज
जब एक तरफ मेल्ट कर गया, फिर जो ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का, दैट विल डिपेंड अपॉन उसका जो मोलर मास है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो ग्रुप के डाउन जाते हुए मोलर मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एंड दिस रिलक्टेंस टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग shown by ns electrons is known as inert pair effect। ये आपका +1 का कंसेप्ट है। आप अपने नोट्स निकालिए बोरोन फैमिली के, आपको वहां से सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास अब है 7, कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन एलिमेंट आपस में ही कंबाइन करके कितनी लंबी चेन बना सकता है? ठीक है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट इज कैटिनेशन। अब देखिए इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं थोड़ी बहुत कैटिनेशन दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास N2, N डबल बॉन्ड N, कितनी एटम्स आई हमारे पास? 2 एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, अगेन 2 एटम्स। देन हाइड्रोजोइक एसिड HN3, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड, HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, दिस इज positive, this is negative charge, this is hydrozoic acid, right? अब इसके अंदर 2 एटम्स, इसके अंदर 2 एटम्स, इसके अंदर 3 एटम्स। नाइट्रोजन के जो कैटिनेशन है इट इज ओनली अप टू 3 एटम्स। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस भी कैटिनेशन शो करता है। आपको पता है P4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर, तो इसके अंदर टोटल 4 एटम्स जो हैं वो आपस में सेल्फ लिंकिंग शो करती हैं। सिमिलरली आर्सेनिक भी, बाकी सारे मॉलिक्यूल एज M4 ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब कौन कितनी कैटिनेशन शो करेगा ये डिपेंड किस चीज पे करता है? उनके बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कार्बन कार्बन, मैं इसको कंपैरिजन देने वाली हूं, ग्रुप 14। इसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड, देन आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड। और अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी का एक्सटेंट देखें, बॉन्ड एनर्जी इट इज किलोजूल पर मोल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इट इज हैविंग 353.3, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इट इज 163.8 किलोजूल पर मोल, एंड फास्फोरस इट इज 201.6 एंड आर्सेनिक 147.4। ठीक है, अब ग्रुप 14 के कंपैरिजन में कार्बन की तो बहुत ज्यादा है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा कैटिनेशन, मैक्सिमम कैटिनेशन इज शोन बाय कार्बन। तभी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पुराण पढ़ना पड़ता है। कैटिनेशन ना होती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ही ना। ठीक है, ओके। अब इनमें से देखिए, दिस इज 201.6। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैटिनेशन बहुत कम है, मैक्सिमम 3 तक, 2 तक वो मैक्सिमम शो करता है। 3 एजाइड, सिर्फ एक ही आयन है हमारे पास। फास्फोरस इट एग्जिस्ट एज P4 एंड दिस इज हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, इट इज हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन इज शोन बाय फास्फोरस इन ग्रुप 15, हाईएस्ट कैटिनेशन इन ग्रुप 15। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर तो ग्रुप 15 पूछा है तो फास्फोरस आएगा, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन में दे दिया और कार्बन वहां दिख जाता है, ग्रुप 15 दिया है तो फास्फोरस, ग्रुप मेंशन नहीं किया है तो कार्बन भी आपको गिवन है, तो आपकी ऑप्शन क्या रहेगी? कार्बन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 8th प्रॉपर्टी, इट इज
एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आप कर रहे हो ना, ये सारी की सारी आप कार्बन फैमिली में पढ़कर आते हैं। एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉप्स आर atoms of same element having same chemical properties but different physical properties। देखने पर वो अलग अलग दिखाई देंगे लेकिन उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस सेम होती हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन कोक हो सकता है, यही कार्बन डायमंड भी हो सकता है। अगर मैं डायमंड के लिए रिएक्शन लिखूंगी वो भी सेम होगी, C+O2CO2। डायमंड में भी तो कार्बन ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोक भी हो सकता है, ये ग्रेफाइट भी हो सकता है। सेम कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कोक, डायमंड, ग्रेफाइट, सारे के सारे एलोट्रॉप हैं कार्बन के, ठीक है। इनकी शक्ल सूरत अलग। ग्रेफाइट शाइनी होता है, आपने देखा होगा, ड्राई सेल के अंदर उसकी रॉड देखी होगी, ठीक है। डायमंड्स शाइनिंग क्रिस्टल्स रहते हैं। देन कोक, कोयला तो सबने देखा होता है, ठीक है। तो अब ये तो एलोट्रॉप का मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं देखिए। दो मेंबर्स को छोड़ दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ। जो बीच के मेंबर्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे शो एलोट्रॉपी। अब फास्फोरस, इट में भी बहुत फॉर्म्स में ये पाया जाता है, स्पेशली मेन जो हमारे पास है व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, तीन तरह के एलोट्रॉप्स हैं। देन आर्सेनिक, इट इज ग्रे, येलो एंड ग्रे, येलो एंड ग्रे। इसके बाद एंटीमनी, येलो एंड सिल्वरी ग्रे, येलो एंड सिल्वरी ग्रे। तो these were different allotropes of nitrogen family। फर्स्ट एंड लास्ट ना नाइट्रोजन शो करता है ना बिस्मथ शो करता है। अदर मेंबर्स दे हैव डिफरेंट एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9 के ऊपर, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज NS2 NP3, ठीक है। या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो इट विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट -3, या फिर पांचों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, इट विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो -3 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +5 हो गया। तो एक चीज तो दिख रही है, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जीरो भी है, जो एलिमेंट्री स्टेट है नाइट्रोजन 0, P4 0। एलिमेंट्री स्टेट के अंदर कोई भी सब्सटेंस आप लिखते हो, इट विल शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो देखें, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अंदर क्योंकि NS2 NP3 देयर आर वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे या पांचों के पांचों चले जाएंगे। तो उसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल वेरी फ्रॉम -3 to +5, मींस -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। इसमें से -3 and -2 it is shown by nitrogen and phosphorus together। नाइट्रोजन तो ये सारी शो करती है, ये सारी की सारी जो है दे आर शोन बाय नाइट्रोजन,
लेकिन इस सर्कल के अंदर मैंने लिखा -3 एंड -2, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे शो बोथ टाइप, एंड -3 इट इज शोन बाय नाइट्रोजन एंड अदर्स, ठीक है। और टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबको क्लियर हो गया। -3 से लेके +5 तक नाइट्रोजन शो करता है। -3 एंड -2 नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों शो करते हैं, मींस फास्फोरस दो तरह की नेगेटिव वैलेंसीज शो करता है, -3 एंड -2, एंड अदर मेंबर्स दे शो ओनली -3, एंड टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेन हमारे पास -3, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने शो किया -3, -2, -1, फास्फोरस ने शो किया -3, -2, और उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ दे आर शोइंग -3, -3, ठीक है। बिस्मथ बहुत रेयर चांस है, नहीं शो करेगा। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, अब पॉजिटिव की बात करें तो +1, +2, +3, +4, +5, ये सारी की सारी दीज आर शोन बाय नाइट्रोजन, एंड +3, +5 फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी कम दिखाई देता है, इन दोनों में तो है ही है। एंड डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर है। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, मींस बिस्मथ जो है इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन आएगा, BiCl3 is stable while BiCl5 is not. Reason, one word, inert pair effect. Clear? तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम देखते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो हमें दिखाई देंगी। हम एक लिस्ट बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। okay. तो we are having ammonia, hydrazine, then after hydrazine there is hydroxyl, amine, then nitrogen, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. Okay. +1, -3. -3, +1, +2, sorry, -2, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -2, +1, +1, टोटल हो गए +3, तो इसके ऊपर क्या आया? -3, ठीक है। -1, नाइट्रोजन 0, N2O -2, +1, तभी टोटल +2 होगा, +1, -2, +2, -2, +3, -2, +4 एंड +5। तो ये देखिए नाइट्रोजन जो है इट इज शोइंग -3 to +5, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन इज NCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl3 एग्जिस्ट करता है, डन। लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। Why? Pentahalides of nitrogen does not exist. नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? जरूरी नहीं क्लोरीन के साथ ही होगा। NF3 एग्जिस्ट करता है
बट NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं रीजन। ओके, देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ तो आप -3 से +5 देख रहे हो, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन कोवेलेंसी कितनी एटम्स के साथ नाइट्रोजन कंबाइन कर सकती है बाय हैविंग इट्स ऑर्बिटल्स फिल्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, तभी ओवरलैपिंग होती है ना। तो कोवेलेंसी इज 3, मैक्सिमम 3 एटम्स के साथ नाइट्रोजन कंबाइन करती है। कोवेलेंसी इज 3, मैक्सिमम 3, एंड कुछ एक कंपाउंड्स है जिसमें वो 4 शो करती है, और वो 4 वाला कौन है? कोई भी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, जैसे NH4OH। तो इसमें नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन रहते हैं विद पॉजिटिव चार्ज, और इधर OH नेगेटिव। सिर्फ यही है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं। अब ये H हटाकर यहां पे एल्काइल ग्रुप लगाए जा सकते हैं। सिर्फ क्वाटर्नरी अमोनियम का जो स्ट्रक्चर है उसी में इसकी कोवेलेंसी इज 4। दो तरह की है, 3 and 4, जबकि फास्फोरस एंड अदर्स दे आर हैविंग कोवेलेंसी ऑफ 3 and 5। PCl3, PCl5, ACl3, ACl5। क्यों? देखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी, कि एक तरफ तो मैम बोल रहे हैं +5, तो यहां 3 और 4 क्यों? कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनों के साथ शेयर कर सकती है? टोटल 3 एटम्स के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, मैं दोनों को कंपैरिजन दे देती हूं। दिस इज 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, ठीक। ये आप लोग कर चुके होंगे, मैं थोड़ा स्पेस ले लेती हूं यहां पे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके। 2s2, 2p3, 3s2, 3p3। यहां पे मुझे बनाना है पेंटाहेलाइड, PCl5, ओके। PCl5 बनाने के लिए फास्फोरस हम इसको शो करेंगे 3s, 3p। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ ही कंपेयर कर सकती है। एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, ओके। क्लोरीन लिया है हमने, Cl, 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 तो ये बन जाएगा PCl3। और इस PCl3 के साथ 3 क्लोरीन्स लग गए और एक क्या बचा? लोन पेयर। लेकिन मुझे क्या बनाना है? PCl5। तो मैं यहीं पे स्टॉप नहीं करूंगी, ये मैंने जानबूझ के बना के दिखाया आपको। अब यहां पे हमारे पास टोटल है 3, मुझे चाहिए 5। तो दिस वॉज ग्राउंड स्टेट, नाउ दिस इज फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, 3s, 3p और 3d इसके पास खाली पड़ी है, 3p, 3d, 3s। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे, p वाले तो तीनों सिंगली फिल्ड हैं, अब ये यहां जंप कर गया। कितने हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Now it can combine with 1 chlorine, 2nd chlorine, 3rd chlorine, 4th chlorine, 5th chlorine। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये क्लोरीन इसके पास आई, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने इनका बना दिया। चलो, वैसे तो ऐसे बनाना चाहिए, डाउन स्पिन। These electrons are of chlorine, तो ये कंबाइन करेंगे और ये बन जाएगा क्लोरीन, 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 ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप केमिकल बॉन्डिंग +1 के चैप्टर में वीडियोस देख सकते हो, काफी डिटेल में है वहां पे, ओके। लेकिन अब इधर नाइट्रोजन में क्या हुआ भाई? नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट, 2s, 2p,
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। मुझे कितने चाहिए? देयर आर ओनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन 3 में है, मुझे 5 चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आगे भेजेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 2d में। 2d एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो रीजन क्या आएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals, nitrogen cannot extend its covalency beyond 3। 3 से ज्यादा वो कोवेलेंसी शो नहीं कर सकती। आंसर देखो बेटा, पेपर में आता है NCl5 does not exist while PCl5 exists। एक लाइन का आंसर यही है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर आप थोड़ा लिख के बता देंगे तो उसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? आप जरूर इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।